शुरू करते हैं। प्लेज, विजन और मिशन। एमसीएल के लिए शपथ। मैं गणेश पालखेड़े मिराक्लिन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशावास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने का इसके सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं इस संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेवारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्य, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेवारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदत, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता, अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपको आपके द्वारा दिए किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित होना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें।
समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है, तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। आगे हमारे जो स्पीकर है, आदरणीय शिवाजी ढगे सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का प्रोग्राम संभाले। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यू आर अ, ऑडिबल। नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसे आम आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में एक छोटे से गांव शेगांव में जन्मे, जिन्होंने अपने निष्काम कर्मयोग तथा सेवा भाव से एक ऐसा वटवृक्ष तैयार किया जिसकी छाया न कि महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारतवर्ष में छाई है। जिनका जन्म 12 जनवरी 1940 में श्री की संत भूमि शेगांव में हुआ। जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री संत गजानन महाराज संस्थान के मानव सेवा के लिए समर्पित किया, जिन्हें सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थापन का गुरु कहा जाता है। ऐसे निष्काम कर्मयोगी ऋषितुल्य शिवशंकर भाऊ पाटिल की कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक दुर्दम्य इच्छा शक्ति के साथ एक आम आदमी कितना बड़ा कार्य कर सकता है, यह इस कहानी से हम सीख सकते हैं। उनकी पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक हुई थी, फिर भी उन्होंने विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई। उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त उपचार, आदिवासियों के लिए घूमता अस्पताल, आश्रमशाला, मुफ्त वैद्यकीय शिविर, गरीबों के लिए अन्नदान, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, ऐसे अनेकों धार्मिक और सामाजिक कार्य किए। आध्यात्मिक कार्य तथा सार्वजनिक सामाजिक कार्य, शैक्षणिक शैक्षणिक विकास, स्वच्छता और आरोग्य आरोग्य के ऐसे हजारों कार्य निरंतर सेवा भाव से आज भी उनके द्वारा शुरू है। संस्था का मुख्य उद्देश्य भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करना है। गजानन महाराज के भक्तों की सेवा करना ही भाव की सच्ची साधना है। संत गजानन महाराज ने दिया हुआ मूल मंत्र सेवा और शिक्षा, सेवा और संयम ही वहां के कार्य कर रहे हजारों सेवाधारियों का मूल आधार है, जिनमें आज भी हजारों सेवाधारी वेटिंग में। निष्काम कर्मयोगी शिवशंकर भाऊ के अनेकों किस्से मशहूर है। उनमें से एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सिटी बैंक के अध्यक्ष विक्रम पंडित सर थे, जब उन्होंने उनकी भाव से पहचान नहीं थी, जब विक्रम पंडित सर शेगांव आए श्री गजानन महाराज संस्थान में दर्शन के लिए, तब उन्होंने वहां का व्यवस्थापन देखकर और उत्कृष्ट सेवा देखकर उन्होंने आरोग्य सेवा में मदद करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने भाऊ को 700 करोड़ रुपए देने की तैयारी दर्शाई। कौन से बैंक में कौन से खाते में पैसा ट्रांसफर करना है, उसका लेटर उन्होंने भाऊ को दिया। उनमें से 630 करोड़ रुपए उन्होंने सिटी बैंक के अध्यक्ष विक्रम पंडित सर को वापस किए। यह सुनकर देखकर सभी लोग हैरान हुए और सिर्फ 70 करोड़ रुपए में बुल्ढाना जिले के 13 तहसीलों में ग्रामीण आरोग्य सेवा शुरू की। कर्मयोगी ऋषितुल्य शिवशंकर भाव को मिलने के लिए विविध जगह से अर्थतज्ञ और नियोजन तज्ञ शेगांव संस्थान आकर भाव के उत्कृष्ट सेवा कार्य के वेस्ट मैनेजमेंट की आज भी पढ़ाई करते हैं। भाव का दूसरा किस्सा भी एक उत्कृष्ट व्यवस्थापन का आदर्श उदाहरण है। जब कोविड दरमियान सरकार द्वारा कोविड सेंटर के लिए जब संस्था को 8 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन भाव की विनम्रता, उनका उत्कृष्ट व्यवस्थापन और समर्पित सेवा भाव से यह कोविड सेंटर केवल मात्र 2 करोड़ रुपए में तैयार किया और 6 करोड़ रुपए सरकार को बड़ी विनम्रता के साथ वापस किए। शिवशंकर भाऊ पाटिल द्वारा
महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने लोगों के दिल में सेवा भाव तैयार किया, जिसमें आज भी ज्यादा सेवादारी, जिसमें आज भी हजारों लोग वेटिंग में हैं। आज के समय 42 जगह संस्थान का कार्य शुरू है। वहां पर 20,000 से ज्यादा सेवादारी संस्थान की विविध शाखाओं में कार्यरत है। उनका सेवा कार्य पूर्ण होने पर सिर्फ एक उनका नारियल लेकर वह अपने घर लौट जाते हैं। कर्मयोगी भाऊ को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए बार बार नामांकित किया गया, लेकिन प्रसिद्धि और मान सम्मान से हमेशा दूर रहने वाले भाऊ ने बड़ी विनम्रता से उसे नकारा और ना ही कभी मीडिया के सामने मुलाकात की। भाऊ ने संत गजानन महाराज संस्थान को जगह विख्यात बनाया। एक विशाल वट वृक्ष को बनाने में भाव ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उसी वजह से आज का वट वृक्ष एक कल्प वृक्ष का कार्य कर रहा है। हर एक भक्त की मनोकामना पूरी कर रहा है। प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, बेरोजगार को रोजगार, शिस्त, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण का आदर्श उदाहरण भाव ने दुनिया को कर दिखाकर एक आदर्श, उच्च कोटि का आदर्श निर्माण किया। ऐसे महान कर्मयोगी ऋषि तुल्य शिवशंकर भाऊ पाटिल को शत शत नमन। अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए आगे बढ़ते और बुलाते अपने नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर गजानन भावने सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। मैं गजानन भावने। मैं आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का मेरा सब्जेक्ट है कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में एमसीएल की भूमिका। आज के समय में कार्बन उत्सर्जन एक गंभीर समस्या, वैश्विक समस्या बन चुकी है। कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है। इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वनों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण है। कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। यही स्थिति जलवायु परिवर्तन की ओर ले जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा अधिक होने लगे हैं। इस समस्या का समाधान मानव के सामूहिक प्रयासों में निहित है। सबसे पहले हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। साथ ही वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक से अधिक करें, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग और रिसाइकलिंग जैसी आदतें भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। निष्कर्ष: कार्बन उत्सर्जन की समस्या मानव जीवन, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा है। यदि हम अभी से जागरूक होकर ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में कदम उठाएं, तो इस चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाना और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करना ही टिकाऊ विकास का सही मार्ग है। इससे निपटने के लिए नेपियर घास कार्बन उत्सर्जन और कार्बन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका योगदान मुख्य रूप से कार्बन अवशोषण और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में देखा जाता है। नेपियर घास एक तेजी से बढ़ने वाली बहुवर्षीय घास है, जिसकी वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह वातावरण से बड़ी मात्रा में CO2 को अवशोषित करती है और अपने तनों, पत्तियों और जड़ों में संग्रहित करती है। अनुमान है 1 हेक्टेयर नेपियर घास सालाना कई टन CO2 को अवशोषित कर सकती है। नेपियर घास को बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि इसे कोयला या पेट्रोल उत्पादों उत्पादों के स्थान पर जलाया जाए
तो कुल मिलाकर शुद्ध कार्बन उत्सर्जन कम होता है, क्योंकि यह पहले से ही अवशोषित CO2 को ही वापस वातावरण में छोड़ती है। इस प्रकार यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाती है। नेपियर घास की गहरी और मजबूत जड़ें मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को संरक्षित करती है। लंबे समय तक इसकी खेती करने से मिट्टी में कार्बन संग्रहण बढ़ता है, जिससे वातावरण में अतिरिक्त CO2 नहीं जाता। नेपियर घास को पशुचारों के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले चारे से पशुओं की पाचन क्षमता बढ़ती है, जिससे मीथेन गैस का उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है। इसे केटल फीड में प्रयोग करने से दुग्ध दुग्ध उत्पादन बढ़ता है एवं दुग्ध की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जिससे पशुपालकों की आय में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। नेपियर घास वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे बायोमास और मिट्टी में संग्रहित करती है। यह जीवाश्म ईंधनों का विकल्प देकर और पशुपालन से होने वाले उत्सर्जन को घटाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारी MCL कंपनी का विजन है कि 2030 को तक देश को जैव ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए MCL देश की सभी 6,500 तहसीलों में बायोकोल और बायो CNG के प्लांट लगाने जा रही है। बायोकोल एवं बायो CNG बनाने के लिए कंपनी का प्रमुख रॉ मटेरियल नेपियर घास ही है। कंपनी के द्वारा जब पूरे देश में इसका उत्पादन किया जाएगा तो देश में कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे हम प्रकृति को कार्बन मुक्त कर सकते हैं। हम सभी लोग आज तक MCL के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और मैं सबसे आग्रह करता हूं इसी तरह MCL के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और भारत माँ को आत्मनिर्भर बनाएं, जैव ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू सर। आज जैसे कि हमें शेगांव संस्थान के बारे में शिवाजी ढगे सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके बाद जो वैश्विक कार्बन संकट है उसके ऊपर नेपियर घास के जरिए हम जो कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में गजानन बावणे सर ने जो अच्छी जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी हमारे ज्ञान में वृद्धि करेगी। थैंक यू सर। और आज का ये वेबिनार हम यहीं पे खत्म करते हैं, ये मैं घोषित करता हूँ। थैंक यू।